तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में। तो नाम से ही पता चल रहा है अणुओं की संख्या पे जो निर्भर करे गुण, तो वो कहलाएंगे अणुसंख्य गुणधर्म। तो जैसे कि विलयनों के वे गुण जो विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। हम लोग यहाँ पे कुछ ऐड कर सकते हैं कि उनकी उनकी रासायनिक उनकी रासायनिक प्रकृति पर नहीं तो वो जो है अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। ये कुल मिला के 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। आप वाष्प दाब में अवनमन भी कह सकते हैं। नंबर सेकंड है क्वथनांक में उन्नयन। नंबर थर्ड है हिमांक में अवनमन और नंबर 4 है परासरण दाब। आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट हम लोग लेके चलते हैं वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। तो पहली हेडिंग है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब में अपेक्षिक जब जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी उत्पन्न होती है। जो कमी उत्पन्न होती है उसे हम लोग वाष्प दाब में क्या कहते हैं? अवनमन कहते हैं। जैसे मान लिया कि कोई शुद्ध विलायक है, उसका जो वाष्प दाब है वो पी नॉट है और विलयन का जो वाष्प दाब है वो पीएस है। तो ये जाहिर सी बात है कि बड़ा होगा और ये जाहिर सी बात है छोटा होगा, चूंकि वाष्प दाब में कमी हो रही। तो अगर हमें वाष्प दाब में अवनमन चाहिए तो हम लोग कैसे अवनमन निकालेंगे? तो अवनमन निकालेंगे P0 माइनस पीएस या P नॉट माइनस पीएस करके। इसी तरीके से हम लोग जो है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन निकाल सकते हैं। वो निकल आएगा P नॉट माइनस पीएस बटे P नॉट। आगे इसी का एक अनुप्रयोग कह सकते हैं या इसी का जो है एक जो है नेक्स्ट हेडिंग कह सकते हैं राउल्ट का नियम। तो इम्पोर्टेंट है राउल्ट का नियम पेपर की दृष्टि से। एक क्वेश्चन जो है या तो एक न्यूमेरिकल बन जाएगा पेपर में आपका, या फिर एक जो है सीधा सीधा क्वेश्चन राउल्ट के नियम पे ही पूछा जा सकता है। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे एफ राउल्ट। उन्होंने 1887 में अनेक द्विविलयन मतलब जिनके घटक 2 होते हैं, जैसे कि विलेय और विलायक। तो अनेक द्विविलयनों के वाष्प दाबों का अध्ययन किया और नियम प्रतिपादित किया, जिसे हम लोग राउल्ट का नियम कहते हैं। राउल्ट का नियम कहते हैं। अब बात करते हैं कि क्या है वो राउल्ट का नियम। तो देखते हैं। तो राउल्ट का नियम आपके सिलेबस के हिसाब से 2 तरीके से आपको पढ़ना है, एक वाष्पशील के लिए और एक अवाष्पशील के लिए। तो बात करते हैं वाष्पशील के लिए। तो वाष्पशील के लिए कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी विलयन के प्रत्येक घटक पर लगने वाला वाष्प दाब उस घटक दोबारा लिख दिया लगने वाला वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। जिस भी घटक की बात करें, अगर बात करें कि जैसे मान लो घटक ए है, तो कोई विलयन है ए और बी, दो घटकों से मिलकर बना है। तो अगर घटक ए की बात करें तो घटक ए द्वारा लगाया गया जो वाष्प दाब होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा उसके मोल प्रभाज के। यहाँ पे जो पीबी मिलेगा वो अनुक्रमानुपाती होगा काई बी के। ठीक है, मोल प्रभाज को हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। काई संकेत से प्रदर्शित करते हैं, तो ये काई बी के अनुक्रमानुपाती होगा। आगे लिखा भी गया है, देखते हैं क्या लिखा गया है। तो लिखा गया है कि हमने मान लिया कि 2 विलयन है, तो सॉरी एक विलयन है जिसमें 2 घटक हैं ए और बी, और घटक ए का जो वाष्प दाब है वो पीए है और मोल प्रभाज काई है। घटक बी का जो वाष्प दाब है वो पीबी है और मोल प्रभाज काई बी है। देखते हैं आगे। तो राउल्ट का नियम लगाते हैं। तो राउल्ट के नियम के अनुसार जो है घटक ए की बात की जा रही, तो घटक ए जो है पीए जो है वो अनुक्रमानुपाती होगा काई ए के। अनुक्रमानुपाती को जब हटाएंगे तो एक नियतांक जोड़ेगा जिसको हम लोग कहेंगे पीए नॉट। घटक बी की सेम चर्चा करेंगे तो पीबी अनुक्रमानुपाती होगा काई बी के, तो पीबी बराबर निकल आएगा, ये नियतांक के बदले आ जाएगा पीबी नॉट। अगर बात करें विलयन का कुल वाष्प दाब, तो चूंकि विलयन में घटक ही 2 हैं, एक पीए है घटक और एक पीबी है घटक, तो इनका हमें टोटल करा देना है, तो ये कुल वाष्प दाब बन जाएगा। तो पी टोटल बराबर हमें मिल जाएगा पीए प्लस पीबी। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। ये समीकरण 1 था हमारा और ये समीकरण 2 था। तो जब दोनों को जोड़ देंगे तो पी टोटल में निकल के हमें प्राप्त हो जाएगा पीए नॉट काई ए प्लस पीबी नॉट काई बी। इस तरीके से हमें समीकरण ये प्राप्त हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये, तो पेपर में आने के पूरे पूरे चांस रहते हैं इसके, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है, बी नंबर कह सकते हैं हम लोग। तो जो सेकंड पार्ट है वो अवाष्पशील पदार्थ के लिए, इस पे न्यूमेरिकल भी बनता है। तो अवाष्पशील द्रव पदार्थ युक्त जो है विलयनों के लिए
राउल्ट का नियम। तो देखते हैं क्या कहता है राउल्ट का नियम। कह रहा है इस नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब में जो अपेक्षिक अवनमन है, द्विविलयन भी कह सकते हैं आप, तो वो विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, तो वो होता है P0 माइनस PS बटे P0। ये बराबर है विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के। मोल प्रभाज का संकेत काई होता है, कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं इस पे। तो अब विलेय के मोल प्रभाज की बात, तो विलेय के मोल को हमेशा स्मॉल लेटर से दिखाते हैं और विलायक के मोल को हमेशा कैपिटल लेटर में दिखाते हैं। और मोल प्रभाज के टाइम पे हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि जिसका मोल प्रभाज चाहिए उसके मोल को ऊपर रखो और टोटल मोल विलेन के जो कुल मोल है उसको नीचे रखो। तो कुल मोल विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। तो यहाँ पे अगर बात करें तो स्मॉल एन क्या है, ये है विलेय के मोल, विलेय के मोल, और जो कैपिटल एन है वो क्या है, वो है विलायक के मोल। वो क्या है, विलायक के मोल। तो जाहिर सी बात इनका जो टोटल होगा वो कुल मोल बन जाएगा। बात करते हैं आगे, तो लिखा भी गया पी नॉट क्या है, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। पीएस क्या है, विलयन का वाष्प। यस फॉर सोल्यूशन याद रखो, सोल्यूशन मींस विलयन, तो विलयन का वाष्प दाब है। स्मॉल एन क्या है, तो विलेय के मोलों की संख्या है, और कैपिटल एन क्या है, विलायक के मोलों की संख्या है। अब बात करते हैं, अगर सपोज करो कि विलयन बहुत ज्यादा पतला है, अत्यंत तनु है, कोई भी चीज है, अगर एक एक चीज के सापेक्ष दूसरी चीज बहुत छोटी है तो उसको लगभग इग्नोर कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। जैसे सपोज करो कि 500 किलोग्राम कोई एक जो है पदार्थ है और उसमें 1 ग्राम की वृद्धि कर दी जाए, तो जाहिर सी बात है 500 ग्राम की तुलना में 1 ग्राम का कोई मतलब मोल नहीं है, तो हम लोग 1 ग्राम को छोड़ देंगे, डायरेक्ट 500 ग्राम ले लेंगे। तो अत्यंत तनु विलयनों के लिए हम क्या देखेंगे कि यदि विलेय के मोलों की संख्या बहुत कम हो विलायक के मोलों की तुलना में, तो राउल्ट का नियम कैसे लगाएंगे। तो हम इसको देखते हैं कि स्मॉल एन इज लेस देन कैपिटल एन, मतलब कि कैपिटल एन की तुलना में जो स्मॉल एन है वो बहुत ही छोटा है। तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन लगभग बराबर होगा काहे कि कैपिटल एन के। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग P0 या P0 माइनस PS बटे P0 बराबर स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, एन का मान कैपिटल एन स्मॉल एन का मान रख देंगे। मान रखने के बाद हमें यहाँ से सीधे सीधे हमें ये देखने को मिलेगा, तो P0 माइनस PS बटे P0 बराबर हो जाएगा स्मॉल w बटे स्मॉल एम बटे कैपिटल W बटे कैपिटल एम। इसके बाद इसको रखेंगे और तो आपको मिल जाएगा P0 माइनस PS बटे P0, और फाइनल फार्मूला मिलेगा। ये आप आराम से हल भी कर सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फाइनल फार्मूला मिल जाता है। मैं आपको सलाह दूंगा कि जब आपको ऐसा न्यूमेरिकल देखने को मिले, न्यूमेरिकल जो है जो सवाल बोल सकते हैं, तो जब जब आपको सवाल देखने को मिले जहां पे आपसे अणुभार निकालने को कहे, राउल्ट के नियम पे आधारित हो और अणुभार निकालने के लिए कहे, आप इसी फार्मूले का यूज करिए, तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी सवाल में अणुभार, विलेय का अणुभार निकालने में। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो राउल्ट के नियम की कुछ सीमाएं हैं, कभी कभी पूछ ली जाती हैं, आप नॉर्मल तरीके से दे सकते हैं कि केवल आवासशील विलेय पदार्थ युक्त विलयनों पर लागू होता है। फिर कह रहा है कि राउल्ट का नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। तीसरा कह रहा है राउल्ट का नियम उन विलेय पदार्थों के लिए लागू नहीं होता है जिनमें संगुणन या वियोजन का गुण पाया जाता है। जिनमें संगुणन या वियोजन का गुण, संगुणन का मतलब है कि जहाँ पे 10 अणु मिलके 5 अणु बना रहे हो, संगुणित हो जाए, इकट्ठे हो जाए। वियोजन का मतलब है जहाँ पे कई कुछ अणु टूट के ज्यादा संख्या में अणु बना दे। ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे सपोज करो संगुणन के लिए हम कह सकते हैं कि जैसे मान लो H2 है, H2 तो एक H और दूसरा H मिलके H2 बना रहा है, तो एक परमाणु मिलके एक अणु बना रहे हैं, तो यहाँ पे कणों की संख्या या परमाणुओं की संख्या घट रही है, तो यहाँ पे संगुणन कह सकते हैं। वियोजन का मतलब जैसे NaCl, तो NaCl का जब आयनन कराओगे तो Na प्लस के रूप में टूटेगा और Cl माइनस के रूप में टूटेगा। तो एक अणु का आयनन कराया गया तो एक आयन प्लस एक आयन, तो 2 आयन प्राप्त हुए, तो यहाँ कणों की संख्या बढ़ रही, तो वियोजन का उदाहरण मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब इसी का सेकंड पॉइंट है वो है क्वथनांक में उन्नयन, मतलब क्वथनांक में बढ़ोतरी। तो क्वथनांक किसे कहेंगे, तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव, केवल द्रव्य नहीं, कोई द्रव उबलने लगता है, क्वथनांक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। तो जब किसी जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, तो बने विलयन के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। जाहिर सी बात है, आप सीधे सीधे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि नीचे दिया भी गया, देखते हैं हम लोग कि ये शुद्ध विलायक है, इसमें कोई द्रव है जिसका क्वथनांक है, मान लो T1 है, क्या है, T1 है।
तो हमें अगर इसको उबालना है तो हमें इसको केवल इसी को गर्म करना पड़ेगा, केवल इसी को गर्म कर, जो भी टेम्परेचर हम देंगे वो केवल इसी द्रव के पास ही जाएगा। लेकिन अगर हमने इसमें कोई भी दूसरा विलेय पदार्थ मिला दिया, दूसरी घटना लेते हैं, तो अगर हम इसमें विलेय पदार्थ मिला देंगे, अब इसको अगर हम गर्म करेंगे तो गर्म करने पे क्या होगा, ये भी तो गर्म होएगा होएगा, विलेय तो गर्म होएगा होएगा, सॉरी विलायक तो गर्म होएगा होएगा, साथ में जो टेम्परेचर होगा वो विलेय के पास भी जाएगा। तो हमें इसी को सेम फर्स्ट की तरीके से, सेम तरीके से गर्म करने पे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो T1 छोटा हो जाएगा और T2 जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो यही जो बढ़ोतरी होती है इसी को कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। तो हमने मान लिया कि शुद्ध विलायक ये था, शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक है वो T1 है और विलयन का जो क्वथनांक है वो T2 है। अब हमें अंतर निकालना है, तो अंतर कैसे निकालेंगे, बड़े से छोटे को घटाएंगे। तो ज्यादा टेम्परेचर कौन था, T2, और कम टेम्परेचर कौन सा था, T1। तो डेल्टा TB बराबर T2 माइनस T1। अब बी बॉइलिंग को संकेत दे रहा है, तो इसलिए क्वथनांक में उन्नयन जो है वो संकेत डेल्टा TB रहता है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला कह रहा है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक का जो संकेत है वो Kb होता है। ठीक है, इसको इस तरीके से Kb बराबर दिख रहा है, लेकिन Kb इस तरीके से नहीं बनता। Kb बनता है इस तरीके से, हम इधर बना देते हैं। तो Kb बनता है इस तरीके, K जो है इधर बड़ा होता है और सफिक्स में भी रहता है। तो बात करते हैं क्वथनांक में उन्नयन जो है ये एक अणुसंग, हाँ ये प्रूविंग कराता है पेपर में। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो दो एक बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा ये। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहेंगे, तो क्वथनांक में जो उन्नयन है वो एक अणुसंग गुणधर्म है, अतः ये मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जो यम डैश है ये मोललता है। वैसे यम लिखा जाता है, लेकिन यम इसलिए नहीं लिखा गया कि यम जो है वो विलेय के अणुभार को, स्मॉल यम जो है वो विलेय के अणुभार को भी दर्शाता है, तो इसलिए यम डैश लिखा गया। तो डेल्टा TB जो है अनुक्रमानुपाती यम डैश के, अनुक्रमानुपाती के चिन्ह हटाएंगे जब आप, तो एक नियतांक जोड़ेंगे जिसको हम लोग कहेंगे Kb। तो आपको मिल जाएगा डेल्टा TB का मान यहाँ से, और मोललता का मान रखते हैं हम लोग। तो चलो देखते हैं मोललता कैसे निकालेंगे। तो मोललता का सूत्र होता है, हम इधर साइड में करते हैं। ठीक है, ये साइड में हम करते हैं। तो मोललता का सूत्र होता है, ये इधर देख लेना आप लोग। तो मोललता का जो सूत्र होता है, तो मोललता कहते हैं हम लोग विलेय के मोल, विलेय के विलेय के मोल और बटे विलायक का भार, विलायक का भार वो भी किलोग्राम में, किलोग्राम। तो विलेय के मोल कैसे निकालेंगे, तो विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार। ठीक है, और फिर नीचे विलायक का भार मतलब विलायक की मात्रा, तो ये कैपिटल डब्ल्यू लिखा जाता है। तो ये कैपिटल डब्ल्यू लिखेंगे आप, बटे, अब ये चूंकि स्मॉल डब्ल्यू विग्राम में है तो कैपिटल डब्ल्यू विग्राम में लिखेंगे, और 1000 का भाग देंगे, क्योंकि हमें ये किलोग्राम में चाहिए। नीचे इस सूत्र में देख सकते हैं आप, किलो पीछे भी पढ़ाया गया, तो ये किलोग्राम में चाहिए। अब इसका जो है, जो चौथा पद है वो पहले पद के पास जाएगा, जो तीसरा पद है वो दूसरे पद के पास जाएगा। गुणा भाग करेंगे, तो गुणा भाग करने पे आपको फाइनल जो है वो ये सूत्र देखने को मिलेगा। ये हम इसको घेर देते हैं इस तरीके से, तो ये आपको सूत्र देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं आगे। तो हमें इसकी परिभाषा चाहिए, हमें Kb की परिभाषा चाहिए। तो Kb की परिभाषा कैसे बनेगी, हमें यहां से चाहिए Kb की परिभाषा। एक सेकंड, Kb की हमें परिभाषा बनानी है, परिभाषा बनानी है, तो बनाते हैं परिभाषा। तो Kb की परिभाषा चाहिए हमें, तो परिभाषा कैसे बनाएंगे, तो सूत्र था डेल्टा TB बराबर 1000 गुणा Kb गुणा स्मॉल w बटे कैपिटल W। ये कैपिटल W है नीचे, आप लोग ध्यान रखें, कैपिटल W इंटू स्मॉल m। ठीक है, इसको हम हटाते हैं, एक सेकंड। स्मॉल m, ठीक है। तो हमें आगे बनाना है, कैसे फार्मूला बनेगा। तो हमने मान लिया कि स्मॉल W बटे स्मॉल m जो है ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा विलेय के मोल। क्या बन जाएगा, विलेय के मोल, विलेय के मोल, ये बन जाएगा विलेय के मोल। अगर स्मॉल W बटे स्मॉल m, इसको मान लेते हैं हम लोग 1 मोल। कितना मान लेते हैं, 1 मोल। और जो कैपिटल W है, जो कैपिटल W है, ये कैपिटल W भाई लोग ध्यान रखना। ठीक है, गलत लिखा बच्चे ने। तो ये कैपिटल W है, इसको हम लोगों ने मान लिया 1000 ग्राम। कितना मान लिया, तो ये विलायक की मात्रा, ये 1000 ग्राम। तो अगर विलेय के मोल को ये स्मॉल W बटे स्मॉल m 1 मान लिया जाए और कैपिटल W 1000 मान लिया, तो 1000 से 1000 ऊपर वाला कट जाएगा, ये पूरा 1 हो जाएगा। ये पूरा पेन का कलर मैं बदलता हूं, तो ये पूरा 1 हो जाएगा, ये पूरा 1 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब इसका मान रखेंगे तो जो डेल्टा TB होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, Kb के। डेल्टा TB क्या है, क्वथनांक में उन्नयन पढ़ते हैं, और Kb क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो परिभाषा कैसे बनती है, तो परिभाषा बनती है
स्टार्टिंग करते हैं, परिभाषा कैसे बनती है कि जब जब विलेय के एक मोल को, यहाँ से शुरुआत करते हैं, जब विलेय के एक मोल को विलायक के 1000 ग्राम में घोला जाता है, ठीक है, जब विलेय के एक मोल को विलायक के 1000 ग्राम में घोला, तो क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, जो क्वथनांक में वृद्धि होती है वो बराबर होती है, या उसी को हम लोग कह देते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या कह देते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक। बस इस परिभाषा को बनाते समय विलेय पदार्थ से पहले आपको वैद्युत अनपघट और जोड़ना है, अवाष्पशील और वैद्युत अनपघट। तो जब किसी, यहाँ पे एक कमी है तो इसको हम लोग पूरा करते हैं, अवाष्पशील। तो जब किसी अवाष्पशील तथा वैद्युत अनपघट पदार्थ के एक मोल को विलायक के 1000 ग्राम, देखो सेम परिभाषा बनती है, रटना नहीं है आपको कुछ भी, बस केवल मात्रा की बात करें तो केवी की मात्रा निकले केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, या इसी को कह सकते हैं केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ठीक है, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल या केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। बात करते हैं अगली हेडिंग अपनी मोलर उन्नयन स्थिरांक की। तो मोलर उन्नयन स्थिरांक में क्या होगा कि ऊपर जो आपने सूत्र पढ़ा क्वथनांक में उन्नयन वाला, उसमें आपको 1000 से मल्टीप्लाई कराना, यहाँ पे आपको केवल 100 से कराना बस। तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा, पूरा फार्मूला सेम रहेगा। के बी की जगह आपको के या के डैश लेके चलना है, यहाँ लिखा भी गया नीचे। तो के बी डेल्टा टी बी क्या है? क्वथनांक में उन्नयन है। के क्या है? मोलर उन्नयन स्थिरांक है। इसे ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक भी कहते हैं, इसे कहते हैं ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक। पेपर में आता ही है, पेपर में इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक। तो ये है तुम्हारा स्मॉल डब्ल्यू बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में चलेगी, और स्मॉल एम बराबर विलेय का अणुभार। अब अगर इसकी परिभाषा बनानी है तो कैसे बनाएंगे? तो स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम, जो हम लाल घेरे में बंद कर रहे हैं, स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम, ये है विलेय के मोल, इसको हम लोग 1 मानेंगे। और कैपिटल डब्ल्यू, ये नीचे जो लिखा है ये कैपिटल डब्ल्यू है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग, ये कैपिटल डब्ल्यू है। तो कैपिटल डब्ल्यू जो है वो 100 ग्राम मानना है। पिछले वाले सूत्र में ऊपर 1000 था तो हमने 1000 माना था, 1000 ग्राम माना था। ये कैपिटल डब्ल्यू हम 100 ग्राम मानेंगे, तो विलायक के मोल जो है वो 100 ग्राम हो गए। डेल्टा टीबी जो है, जब ये स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम 1 मोल मानोगे और कैपिटल डब्ल्यू 1000 ग्राम मानोगे, तो जो डेल्टा टीबी होगा वो बराबर हो जाएगा किसके? के। परिभाषा बनाते हैं, सेम परिभाषा ऊपर तरीके बन जाएगी। जब किसी अवाष्पशील वैद्युत अनपघट पदार्थ के 1 मोल को विलायक के 100 ग्राम, बस पिछले वाली परिभाषा में 1000 ग्राम था, यहाँ पे 100 ग्राम होगा, 100 ग्राम में घोला जाता है, तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे कैपिटल के या के डैश जो भी आप करना चाहो संकेत से प्रदर्शित कर सकते हैं। के का मात्रक केल्विन, यहाँ पे था किलोग्राम पिछले वाले सूत्र में, किलोग्राम की जगह आप 100 ग्राम लेंगे, तो केल्विन 100 ग्राम प्रति मोल होगा। आगे बात करते हैं अगला जो है हमारा जो अणुसंग गुणधर्म है वो है हिमांक में अवनमन। तो हिमांक में अवनमन मतलब है, अवनमन का मतलब सीधा सीधा कमी से। तो जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके हिमांक में, तो ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे इसको सही करते हैं, 1 सेकंड। मिलाया जाता है तो उसके हिमांक में जो कमी होती है, ठीक है, जो उसके हिमांक में, तो उसके हिमांक में, यहाँ इधर हम लिखते हैं, तो उसके हिमांक में जो कमी होती है उसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टी एफ, एफ मतलब फ्रीजिंग, मतलब जमना, हिमांक से प्रदर्शित करते हैं। अब सपोज करो कि हिमांक जो है एक शुद्ध विलायक है जिसका जो हिमांक है वो T1 है, और जो विलेन है उसका हिमांक है T2। तो पहले जो हिमांक है जो शुद्ध विलायक है, जैसे सपोज करो ये जल है, तो जल का जो हिमांक है वो 0 डिग्री पे जम जाएगा जल। लेकिन सपोज करो जो विलेन बना है इसमें क्या है, इसमें जल था प्लस हमने इसमें और भी तमाम पदार्थ मिला दिया, जिसे हमें आइसक्रीम बनानी, सपोज करो हमें आइसक्रीम बनानी है, तो आइसक्रीम बनाने वाला हमने और तमाम मिक्सचर मिला दिया। अभी जो जल है वो 0 पे जम जाएगा, लेकिन जो आइसक्रीम वाला मिक्सचर ना वो 0 पे नहीं जमेगा, वो उसको जमाने के लिए हमें और ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा, हो सकता है -10 या फिर -20 तक जाना पड़े। तो T1 जो है वो 0 है और T2 जो है -10 या -20 और कम हो गया। तो T1 बड़ा है और T2 क्या है, छोटा हो गया। तो अब अगर हमें इनमें अंतर चाहिए या अवनमन निकालना है तो क्या करेंगे, तो हमने लिखा मानव शुद्ध विलायक का जो हिमांक है वो T1 है और विलेन का हिमांक जो है वो T2 है। तो हिमांक में अवनमन डेल्टा टीएफ निकल आएगा T1 - T2, चूंकि T1 बड़ा है और T2 क्या है, छोटा है, तो T1 -
T2 कर देंगे। इसी आधार पर जैसे पिछले वाले उसमें हम लोगों ने निकाला था मोलल उन्नयन स्थिरांक, उसी तरीके से इसमें भी निकालेंगे मोलल अवनमन स्थिरांक। तो मोलल अवनमन स्थिरांक पिछली बार सूत्र था तुम्हारा, संकेत था वो था Kb, अब की बार आपका निकल के आता है Kf। तो चलो निकालते हैं। तो हिमांक में अवनमन क्या है, एक अणुसंग गुणधर्म है, अतः यह मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। पिछली बार भी कर चुके हैं हम लोग। तो डेल्टा टी एफ अनुक्रमानुपाती होगा m डैश के, जिसको हम लोग मोललता कहते हैं। मोललता का मान रखेंगे जो कि ये सामने रखा है, ये है विलेय की मात्रा, ये है विलेय का अणुभार, इसको कैपिटल W लिखेंगे, ठीक है। ये विलायक की मात्रा और ये 1000। अब विलायक की मात्रा ग्राम में है और ये भी ग्राम में है, इसको किलोग्राम, विलायक की मात्रा कैपिटल W को हमें किलोग्राम बनाना था, इसलिए 1000 का भाग दिया। जब इसको हल करेंगे तो हमें ये सूत्र प्राप्त हो जाएगा। बात करते हैं कि डेल्टा टी एफ क्या है, हिमांक में अवनमन, के एफ क्या है, मोलर अवनमन स्थिरांक, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय की मात्रा, स्मॉल एम क्या है, विलेय का अणुभार, और ये है कैपिटल डब्ल्यू। इसको थोड़ा ध्यान रखें, ये कैपिटल डब्ल्यू है, कैपिटल डब्ल्यू। तो अब बात करते हैं परिभाषा की। तो परिभाषा कैसे बनाएंगे, यहीं पे लेके चलते हैं, यहीं पे। तो मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। ये जो स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम है, ये है विलेय के मोल, क्या है, विलेय के मोल। और जो कैपिटल डब्ल्यू है, जो कैपिटल डब्ल्यू है, ये है विलायक की मात्रा, ये क्या है, विलायक की मात्रा। बात करते हैं आगे। तो हमने मान लिया, चलो परिभाषा बनाने के लिए हम साइड में लिखते हैं, ध्यान देना। तो हमने मान लिया कि जो स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम है, ये था हमारा विलेय के मोल, क्या था, विलेय के मोल। तो हमने इसको मान लिया, विलेय के मोल को हमने मान लिया 1 मोल। कितना मान लिया, 1 मोल। और जो कैपिटल डब्ल्यू है, ये था विलायक की मात्रा, ये था विलायक की मात्रा, और विलायक की, विलायक की मात्रा, ठीक है, ये विलायक की मात्रा मान लिया। तो हम क्या करेंगे, हाँ ये विलायक की मात्रा है, तो हम क्या करेंगे कि इसको मान लेंगे 1000 ग्राम, इसको मान लेंगे 1000 ग्राम। तो क्या हो जाएगा, 1000 ऊपर वाले 1000 से, इस 1000 से ये 1000 कटेगा, नहीं कटेगा, इस 1000 से कट जाएगा। तो आराम से आप लोग कर सकते हैं, फार्मूला बना सकते हैं। तो बनाते हैं फार्मूला, एक परिभाषा बनाते हैं। तो कह रहा है कि जब विलेय के 1 मोल को, जब विलेय के 1 मोल को विलायक के 1000 ग्राम में घोला जाता है, तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा डेल्टा टी एफ जो है वो बराबर में निकलेगा आपके के एफ के। तो हम कह सकते हैं कि जब विलेय के 1 मोल को विलायक के 1000 ग्राम में घोला जाता है, तो उसके हिमांक में जो कमी होती है, तो उसके हिमांक में जो कमी होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। देखते हैं परिभाषा क्या लिखी गई, परिभाषा भी यही लिखी होगी। तो परिभाषा कहती है कि जब किसी अवाष्पशील वैद्युत अनवघट पदार्थ के 1 मोल को विलायक के 1000, ये 1000 है, 1000 ग्राम में घोला जाता है, तो उसके हिमांक में जो कमी उत्पन्न होती है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे के एफ संकेत से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे के एफ संकेत से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, मोल इनवर्स, इसको सही करेंगे, मोल इनवर्स होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में कई बार आया है, आणविक अवनमन स्थिरांक। तो आणविक अवनमन स्थिरांक क्या कहेंगे, देखते हैं। तो आणविक अवनमन से बस करना क्या है कि पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं आणविक उन्नयन स्थिरांक में, या ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, उसमें पढ़े थे कि हमें 1000 की जगह 100 का गुणा कराना है। कितने गुणा कराना है, 100 का। 100 का गुणा कराएंगे तो सेम फार्मूला रहेगा, बस के की जगह के डैश या K1 भी हम ले सकते हैं। तो हमने मान लिया, इसमें परिभाषा बनाने के लिए माना विलेय के मोल जो ये है, ये गहरे में बंद भी किया बच्चे ने, समझाया गया जब उसको। तो स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम 1 मोल है, और विलायक की मात्रा जो है कैपिटल डब्ल्यू, ये नीचे वाला कैपिटल डब्ल्यू होता है, ठीक है, विलायक की मात्रा है, ये 100 ग्राम है। तो 100 से 100 कट जाएगा, इससे ये इससे कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, और स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम जो है वो 1 मोल है। तो परिभाषा क्या बनेगी कि जब विलेय के 1 मोल को विलायक के 100 ग्राम में घोला जाता है, तो उसके हिमांक में जो कमी होती है, तो उसके हिमांक में जो कमी होती है उसे ग्राम अणु अवनमन स्थिरांक कहते हैं। यही सेम परिभाषा है, आप पढ़ भी सकते हैं नीचे कि जब किसी आवाष्पशील, मैंने बताया था कि आवाष्पशील वैद्युत अनवघट पदार्थ आपको जोड़ना है। तो जब किसी आवाष्पशील वैद्युत अनवघट पदार्थ के 1 मोल को विलायक के 100 ग्राम में घोला जाता है, तो उसके हिमांक में जो कमी प्राप्त होती है उसे ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे के डैश संकेत से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक केल्विन, वैसे किलोग्राम होता था, तो यहाँ पे 100 है तो 100 ग्राम लिखेंगे, प्रति मोल होता है।
आप ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, परासरण क्रिया। तो परासरण क्रिया किसे कहेंगे? विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्ध पारगम झिल्ली से स्वतः प्रवाह, ये गलत है, ठीक है, यहाँ पे प्रवाह होगा, प्रवाह, परासरण क्रिया कहलाता है। परासरण क्रिया कहलाता है। जैसे कि किशमिश के को जल में डालने पर फूल जाना, चने के दाने को जल में डालने पर फूल जाना, ये उदाहरण है परासरण क्रिया के। क्वेश्चन जैसे बनता है कि क्या कारण है कि किशमिश के दाने को जल में डालने पर वह फूल जाता है, जबकि अंगूर के दाने को नमक के संतृप्त घोल में डालने पर वह पिचक जाता है। दोनों ही परासरण क्रिया के उदाहरण है, समझते हैं कि करके। ये पहला चित्र है और ये दूसरा चित्र है, दोनों कंडीशन समझाई गई है। ये मानते हैं हम लोग कि ये एक किशमिश है, पहले वाले चित्र में रेड कलर से मैं बनाता हूँ। इसके अंदर जो घोल है ना वो बहुत गाढ़ा होता है, ये चित्र गलत बना था। उसके अंदर जो घोल है बहुत गाढ़ा है, तो गाढ़ा जो घोल है वो सांद्र विलयन का काम करेगा, और जो पानी है जो इकट्ठा है बाहर, वो तनु विलयन का काम करेगा, पतला है। अब जो परासरण क्रिया है ना, जो परासरण क्रिया है वो होती है किधर से किधर की ओर? तनु विलयन जब जाता है सांद्र की ओर, वो भी अर्धपारगम झिल्ली से होकर के, तो परासरण क्रिया मानते हैं उसको। तो इसमें तनु विलयन कौन है? इसमें तनु विलयन है पानी, तो ये किधर जाएगा? तनु विलयन जाएगा किधर? तनु विलयन जाएगा किशमिश के अंदर, क्योंकि ये परासरण क्रिया के द्वारा जाएगा। और जो किशमिश की ऊपरी परत है वो काम करेगी किसका? वो काम करेगी अर्धपारगम झिल्ली का, तो किशमिश का दाना क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। बात करते हैं केस नंबर 2 की। तो केस नंबर 2 में हम देख रहे हैं कि ये अंगूर है, तो अंगूर के अंदर का जो द्रव है वो काम करेगा काहे का? वो काम करेगा तनु विलयन का। और जो नमक का बाहर संतृप्त घोल, ये क्या है? बाहर जो है वो है नमक का संतृप्त घोल, नमक का संतृप्त घोल, संतृप्त संतृप्त घोल। तो संतृप्त घोल का सीधा सीधा मतलब है कि जब नमक को तब तक घोला गया तब नमक ने घुलना बंद नहीं कर दी, तो ये गाढ़ा विलयन है, सांद्र विलयन का काम करेगा। अब परासरण क्रिया किधर से होगी? तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होगी। तो तनु विलयन कहाँ है? तो तनु विलयन है किसमिस सॉरी अंगूर के अंदर। तो अंदर वाला द्रव कहाँ आएगा? बाहर की तरफ निकलेगा। जब अंगूर का दाना अंदर से खाली हो जाएगा तो वो पिचक जाता है। यही भाषा में बताया गया है कि चित्र 1 में स्थित किशमिश का दाने पर, किशमिश के दाने के अंदर भरा द्रव, गलत लिखा, संतृप्त क्या बोलते हैं, भरा द्रव संतृप्त विलयन का कार्य करता है, और इसके बाहर ठीक है, बाहर स्थित जल तनु विलयन का कार्य करता है। क्योंकि परासरण क्रिया तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होती है, अतः परासरण क्रिया के कारण जल जो है वो किशमिश के भीतर प्रवेश कर जाता है और किशमिश का दाना क्या हो जाता है? फूल जाता है। सेम चीज है, आप अपने शब्दों में लिखेंगे, जरूरी नहीं है आप इससे समझने का प्रयास करो, केवल रटना नहीं, याद नहीं करना कुछ भी, बस केवल समझ लेना, बस भाषा अपनी खुद की लिखनी। चित्र 2 की बात करें तो चित्र 2 में अंगूर के दाने के भीतर का द्रव तनु विलयन का और नमक का संतृप्त घोल सांद्र विलयन का कार्य करता है। मैंने आपको बताया भी था कि ये जो है, सपोज करो कि नमक का संतृप्त घोल है और इसमें एक अंगूर का दाना है, तो ये जो इसके अंदर द्रव होगा वो तनु विलयन का काम करेगा। जूस जो होगा वो पतला जूस होगा, तो ये तनु विलयन का काम करेगा। और जो नमक का संतृप्त घोल है बाहर, ये सांद्र विलयन का काम करेगा। और जो परासरण क्रिया है वो हमेशा तनु विलयन से सांद्र की ओर होती है, तो भीतर वाला द्रव कहाँ आएगा? बाहर की तरफ गति करेगा, तो अंगूर का दाना क्या हो जाएगा? पिचक जाएगा। यही लिखा गया है इसमें, देख सकते हैं। चूंकि परासरण क्रिया तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होती है, अतः अंगूर के भीतर का द्रव जो है वो परासरण क्रिया द्वारा बाहर आ जाता है और अंगूर का दाना पिचक जाता है। अब बात करते हैं अर्धपारगम झिल्ली की। तो अर्धपारगम झिल्ली किसे कहेंगे? तो वह झिल्ली जिससे विलायक के कण तो आर पार हो जाते हैं लेकिन विलय के नहीं, क्या कहलाती है? अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। जैसे अंडे की झिल्ली, किशमिश, अंगूर आदि का आवरण। बात करते हैं विसरण की। तो विसरण क्या है? परासरण का जस्ट उल्टा विसरण है। बस केवल परासरण में जरूरत होती है अर्धपारगम झिल्ली की, अर्धपारगम झिल्ली की जरूरत होती है, और विसरण में इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। विसरण स्वतः जो है चलने वाली प्रक्रिया है, विसरण में इसकी कोई आवश्यकता
नहीं होती। देखो लिखा भी गया, किसी विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलेय कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, मैंने बताया था उल्टा होता है परासरण से, परासरण होता है तनु विलयन से किधर की ओर, परासरण होता है तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रभाव होता है परासरण का। जबकि विसरण में क्या होगा, परासरण विसरण में क्या होगा, विसरण में उल्टा होगा, सांद्र विलयन किधर की ओर जाएगा, तनु विलयन की ओर जाएगा। तो लिखा भी गया कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः प्रभाव क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। अंत में प्राप्त विलयन क्या होता है, समांगी होता है। जैसे कि रंग या नील जो कह सकते हैं, नील का एक टुकड़ा जल में डालने पर टुकड़े से रंगीन तरंगे चलने लगती है और संपूर्ण विलयन क्या हो जाता है, रंगीन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो टुकड़ा डालोगे आप, जो टुकड़ा डालोगे, सपोज करो ये टुकड़ा है नील का, ये नील का टुकड़ा है, ये हमने लिख दिया नील का टुकड़ा, नील का टुकड़ा। तो इसकी जो नील के टुकड़े की जो वो होगी, क्या बोलते हैं, सांद्रता होगी, वो ज्यादा होगी, जो सांद्रता होगी वो ज्यादा होगी। और इसको हम लोगों ने मान लो कि जल में घोल दी, जल से भरे टैंक में डाल दिया है, ये जल भरा है, जल से भरे टैंक में डाल दिया है। तो अगर अगर जो बर्तन है वो पारदर्शी, तो आप देखेंगे कि इससे जो है वो नीले नीले रंग की जो है, नीले नीले रंग की तरंगे जैसी चलती हुई दिखाई देंगी। बेसिकली है क्या, वो विसरण क्रिया है या घुलने की प्रक्रिया है जो दिखाई देगी आपको। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जैसे कि ये इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, 90% चांस है इसके पेपर में आने के। तो परासरण क्रिया और विसरण क्रिया में अंतर की बात होती है, तो ये पेपर में कई बार पूछा गया है और पूरे पूरे चांस है। तो परासरण क्रिया किसे कहेंगे, तो लिखा है परासरण में अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले मतलब तनु से सांद्र की ओर गति करते हैं। विसरण में पहला पॉइंट क्या कहता है, विसरण में कहता है विसरण में अणु अधिक सांद्रता मतलब सांद्र विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर मतलब की तनु विलयन की ओर गति करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है इस क्रिया में विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली से होकर गुजरते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें सीधे सीधा कि इसमें अर्धपारगम झिल्ली की कोई भूमिका नहीं होती या अर्धपारगम झिल्ली का कोई काम ही नहीं होता। तीसरा पॉइंट बात करें अगर कि इसमें विलायक के अणु का प्रवाह कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर होता है, जबकि इसमें विलायक और विलय दोनों का प्रवाह अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर होता है। जो भी कण या जो भी पदार्थ विसरण क्रिया करा रहा होगा उसकी सांद्रता हाई होगी और जो आसपास द्रव या जो भी पदार्थ मौजूद होगा उसकी सांद्रता कम होगी। बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट है कि परासरण केवल विलयनों में हो सकता है, जबकि विसरण जो है वो द्रवों, विलयनों और गैस सभी प्रकार में हो सकता है। पांचवा पॉइंट की परासरण को अतिरिक्त दाब डालकर रोका जा सकता है या फिर विपरीत के, जैसे ये पढ़ेंगे हम लोग व्युत्क्रम परासरण में। कहाँ पढ़ेंगे, व्युत्क्रम परासरण में, उल्टा परासरण जब होता है व्युत्क्रम परासरण में। जबकि विसरण को ना तो रोका जा सकता और ना ही विपरीत किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं, ये विसरण गलत लिखा है, यहाँ पे है परासरण दाब, ये है परासरण दाब। तो परासरण दाब किसे कहेंगे कि किसी विलयन का अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक रखने के लिए अर्धपारगम झिल्ली पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। इसका मात्रक वायुमंडल होता है। ठीक है, आप ऐसा भी कह सकते हैं इसमें कि परासरण क्रिया को रोकने के लिए जो अर्धपारगम झिल्ली पर जो दाब डाला जाता है तो वो भी परासरण दाब कहलाता है। ये भी अच्छी परिभाषा है। परासरण दाब के नियम ये पेपर में इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछे गए हैं। अभी जब हम लोग आंसर लगाएंगे तो उसमें देखेंगे भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में परासरण दाब के नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर केवल परासरण दाब के नियम पूछता तो आपको केवल परासरण दाब के नियम लिखने हैं, फिर वान ठाप समीकरण को आपको हल नहीं करना है। तो वान ठाप ने बताया कि तनु विलयनों के दाबों पर सांद्रता का ताप, ठीक है, सांद्रता का ताप आदि का प्रभाव उसी प्रकार होता है जिस प्रकार इनका प्रभाव गैसों में दाब पर होता है। ठीक है, बेसिकली आपने गैसों में ये नियम पढ़े होंगे, वान ठाप का नियम, बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, वही सेम नियम है, बस केवल शब्द बदल गए बस केवल। इस आधार पर वान ठाप ने कुछ नियम प्रतिपादित किए जिन्हें परासरण दाब के नियम कहते हैं। जैसे कि पहला नियम है बायल वान ठाप का नियम। तो बायल वान ठाप ने बताया था कि स्थिर ताप पर, टेम्परेचर नियत होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। तो पी अनुक्रमानुपाती सी। अच्छा, सी जो होता है, सांद्रता जो होती है वो निर्भर करती है आयतन के व्युत्क्रम पे, तो सी अनुक्रमानुपाती हो जाएगा 1/v के। तो यहाँ से अगर हम सी का मान पी की जगह रखेंगे, यहाँ पे अगर हम सी का मान पी की जगह रखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा पी अनुक्रमानुपाती 1/v। ये है समीकरण नंबर 1। सपोज करो अगर इसी चीज को अगर हमें देखना हो तो हम लिख सकते हैं, जैसे कि पहला केस अगर लगाएं तो जो P होगा या P1 होगा वो बराबर होगा, एक नियतांक लगा देंगे के, ये हो जाएगा 1/v1 के।
अगर दूसरी कंडीशन लगाएंगे तो जो P2 होगा वो बराबर होगा K 1/V2 के। अब सपोज करो समीकरण 1 और 2 में भाग कर दो, समीकरण 1/2 कर दो। जब 1/2 करोगे तो यहाँ से मिल जाएगा P1 बटे, क्या ही लिख दिया हमने, यहाँ से मिल जाएगा हमें P1/P2 बराबर K से K कटेगा और आपको मिलेगा 1/V1/1/V2, ये ऊपर चला जाएगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ से V2/V1। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे ना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो V1 जाएगा P1 के पास और P2 जाएगा V2 के पास। यहाँ से आपको मिलेगा P1V1 बराबर P2V2। यही आपको डायरेक्ट लिखाया गया है यहाँ पे कि P1V1 बराबर P2V2। कर सकते हो आप आराम से। बात करते हैं अगले नियम की, चार्ल्स वान ठाप का नियम। तो चार्ल्स वान ठाप ने क्या बताया कि इस नियम के अनुसार स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जो P है वो अनुक्रमानुपाती होगा कैपिटल T के। जिस प्रकार हमने ऊपर फार्मूला निकाला था P1V1 बराबर P2V2, उसी तरीके से हम लोग नीचे भी निकाल सकते हैं। जैसे कि चलो निकालते हैं। मान लो ये जैसे लिखा गया है तो पहली कंडीशन लगाते हैं। तो पहली कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो P है वो बराबर P1 जो है वो बराबर होगा, एक नियतांक जुड़ेगा K T1 के। और दूसरी कंडीशन जब लगाओगे तो आपको मिलेगा P2 बराबर मिलेगा K और T2 के। अगर समीकरण 1 और 2 में भाग कर दोगे तो K से K कटेगा तो आपको मिल जाएगा P1/P2 बराबर T1/T2। या तो आप 1 वाले एक तरफ कर लो, फर्स्ट कंडीशन वाली एक पद एक तरफ कर लो। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं P1/T1 बराबर P2/T2, ऐसा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, बात करते हैं आगे। तो ये सामने निकाला गया है, ठीक है, आप आराम से समझ सकते हैं इससे। तो P अनुक्रमानुपाती T। अब समीकरण अगर हमें वान ठाप समीकरण चाहिए, अगर हमें वान ठाप समीकरण चाहिए तो फिर हमें इसको पढ़ना है, वरना नीचे वाला नहीं लिखना है। ये काम करेगा वान ठाप समीकरण के लिए। अगर वान ठाप समीकरण नहीं पूछा है तो इससे ऊपर तक पर्याप्त है, इससे नीचे लिखने की जरूरत नहीं। तो समीकरण 1 और 2 को मिलाते हैं तो P जो है वो अनुक्रमानुपाती होता है T/V के। एक जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो एक नियतांक जुड़ेगा यस, तो आपको मिलेगा P बराबर AST/V। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे इसका तो आपको मिल जाएगा PV बराबर AST। अगर मोलों की संख्या क्या हो, स्मॉल n हो, तो आपको ये मिल जाएगा PV बराबर NST। यही क्या है, यही जो है यही वान ठाप समीकरण है। इसे ही क्या कहते हैं, वान ठाप समीकरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो प्रयोगों द्वारा यस जो है, जो विलयन स्थिरांक है, यस को क्या कहते हैं, यस को कहते हैं विलयन स्थिरांक। ये है विलयन स्थिरांक। थोड़ा मैं तेज बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ। थोड़ा प्रयास करना समझने का। जो यस है उसका मान भी आर के बराबर होगा, जो कि होगा 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो प्रति डिग्री, और यहीं पर डैश लगा के मोल लिख सकते हो। ठीक है, अगर ये न समझ में आए तो समपराशरी विलयन बात करते हैं। तो समपराशरी विलयन किन्हें कहेंगे, तो समपराशरी विलयन तो सम माने समान, पराशरी माने पराशरण दाब। तो भिन्न भिन्न पदार्थों वाले ऐसे विलयन जिनके पराशरण दाब क्या हो, समान ताप पर, ये भी ध्यान रखना, समान ताप पर समान होते हैं, समपराशरी विलयन कहलाते हैं। समपराशरी विलयन के लिए जो P1 होगा वो बराबर होगा किसके, P2 के। दोनों के पराशरण दाब बराबर होंगे। अब जो P था, याद करो वन ठाप समीकरण निकालते समय हमने वो सीखा था, जो P था वो निर्भर करता था C पे। जब P1 P2 बराबर, तो जाहिर सी बात है C1 C2 बराबर होगा। C क्या होता है, तो सांद्रता C बराबर होता है, सांद्रता बराबर होता है मोल या मोलों की संख्या बटे आयतन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो C की जगह हम लोग लिख सकते हैं C1 है तो N/V को हम लिखेंगे N1/V1 और C2 जगह लिखेंगे N2/V2। मोल बराबर होता है मात्रा बटे अणुभार, तो W1/M1 और बटे V1। इधर भी मिल जाएगा मात्रा बटे अणुभार और बटे आयतन। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे सीधा सीधा आपको ये फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, नोट्स अपने बना सकते हैं आप। अतिपराशरी, अगली परिभाषा अतिपराशरी और न्यून पराशरी। अतिपराशरी मतलब जब दो विलयन, मान लो हम आपसे कहें कि एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, आप इनमें बताइए कि कौन लंबी लाइन होगी कौन छोटी लाइन होगी। तो जाहिर सी बात है जो छोटी लाइन होगी वो उसे छोटा लाइन बोलेंगे, जो लंबी लाइन होगी उसे लंबी लाइन बोलेंगे। उसी तरीके से दो विलयनों के बीच अगर तुलना कराओगे तो जिसका पराशरण दाब ज्यादा होगा उसको अतिपराशरी, और जिसका पराशरण दाब कम होगा उसे न्यून पराशरी बोलते। देखो लिखा भी यही गया है, समान ताप पर दो विलयनों को अर्ध पारगम झिल्ली में पृथक करने पर जिस विलयन का पराशरण दाब अधिक होता है उसे अतिपराशरी विलयन कहते हैं, और जिस विलयन का पराशरण दाब कम होता है उसे न्यून पराशरी विलयन कहते हैं। सिंपल है, एक लाइन में याद होगी। एग्जाम्पल की बात करें तो पौधों में न्यून पराशरी विलयन, पौधों को न्यून पराशरी विलयन में रखने पर जो केशिकाएं हैं उसकी
वो फूल कर फट जाती है, इसे हीमोलिसिस कहते हैं, बायोलॉजी वाले जानेंगे। परंतु जब इन्हें अतिपराशरीय विलयन में रखा जाता है तो कोशिकाएं संकुचित हो जाती है, इसे प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, व्युत्क्रम परासरण, मैंने वो पीछे बात की थी व्युत्क्रम परासरण की, कि हमें इसको उल्टा करा देना। जो परासरण क्रिया थी वो तनु से किधर की ओर होती थी, सांद्र की ओर होती थी। व्युत्क्रम में क्या हो जाएगा, ये चीज उल्टा हो जाएगी, जो सांद्र अब हो जाएगी सांद्र से तनु की ओर, जबरदस्ती कर देंगे हम लोग। तो चलो भाई देखते हैं। तो यदि अर्धपरागम झिल्ली पर विपरीत ओर से परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो सांद्र विलयन जो है वो अर्धपारगम झिल्ली से होकर तनु विलयन की ओर प्रवाहित होने लगता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, व्युत्क्रम परासरण कहते हैं। इतनी लंबी परिभाषा आप ना अगर नहीं लिखना चाहो तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि वह प्रक्रिया या वह प्रोसेस जिसके अंतर्गत अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा सांद्र विलयन किधर की ओर गति करने लगे, तनु विलयन की ओर गति करने लगे, तो व्युत्क्रम परासरण कहलाता है। क्योंकि परासरण में तनु विलयन किधर की ओर जाएगा, सांद्र विलयन की ओर जाएगा। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त करने में किया जाता है। कैसे कैसे की बात करें तो सीधे सीधे बात है कि मान लो कि ऐसे समझते हैं कि ये हमारे पास झिल्ली है, एक अर्धपारगम झिल्ली, और इधर जो है वो समुद्री जल है, इसमें नमक भी घुला है, ठीक है, गाढ़ा विलयन है ये। तो जब इसको इससे गुजारेंगे, जब इसको इससे अर्धपारगम झिल्ली से गुजारेंगे तो नमक जो है वो इसी तरफ छूट जाएगा, विलेय पदार्थ इसी तरफ छूट जाएगा, और जो शुद्ध जल है वो हमें इस तरफ प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो है टॉपिक यहीं तक रखते हैं। अब अगले चैप्टर में हम लोग अपसामान्य या असामान्य अणुभार की चर्चा करेंगे, ठीक है, वान-ठाप गुणांक की चर्चा करेंगे, और संगुणन वियोजन वगैरह अगला अगला वीडियो जो आएगा उसमें आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करूंगा ये चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद कि इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करवा दिए जाए। इसके बाद मैं देखता हूँ कि एक कम से कम अनसॉल्व्ड पेपर भी आपका करवाया जाएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, सेकंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर, जो भी चैप्टर स्टार्ट करना होगा वो स्टार्ट होगा। आप लोगों की जो भी राय हो वो आप अपने कमेंट में बता सकते हैं। बाकी अगला चैप्टर कौन सा आप पढ़ाना चाहेंगे ये भी आप बता सकते हैं। धन्यवाद।